जी, तो हम बात कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। हमारे पास इस तरह का कर्व आता है। तो मैं बता रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो लैम्डा मैक्सिमम वो शिफ्ट हो रही थी लेफ्ट हैंड साइड पर। अब हमने एक बात पढ़ी है कि जी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेडिएशंस क्या होंगी, जो एब्जॉर्ब की हुई रेडिएशंस होंगी वो क्या होंगी, इमिट भी उतनी ही होंगी। ठीक है, ज्यादा होंगी इमिट। दूसरे लफ्जों में मैं कह दूं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं वो इमिट होना स्टार्ट कर देंगी। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? यस सर। शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन, ये देखिए इसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, यहां से यहाँ इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप देखें तो ये डिक्रीज हो रही है वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो रेडिएशंस हैं वो इमिट होना शुरू हो जाएंगी, या जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर है और ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन है वो इमिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। इसकी मिसाल आपको मैं बताता हूँ। आयरन का पीस लेते हैं हम। कभी आपने देखा हो भट्टी में, या जैसे वो अक्सर वो दुकानों में ना वो हीट कर रहे होते हैं, मेल हजरात ने देखा होगा आयरन की शॉप पे जब उसे हीट कर रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं, पहले तो वो ब्राउन सा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाता है, चेंज होता जाता है, रेड हो जाता है। रेड से फिर उसकी थोड़ा सा ब्लूइश कलर हो जाता है, ब्लूइश से आकर फिर वो वाइट हो जाता है, वाइट से मुराद हमें नजर ही नहीं आ रहा होता। इन सब का मतलब क्या है कि जब मैंने जी पहले हीट किया था तो उसकी जो वेवलेंथ थी वो शॉर्टर थी, तो कलर मुझे नजर जो आ रहा था वो ब्राउन था। लैम्डा मैक्सिमम उसकी शॉर्टर, सॉरी हायर वेवलेंथ थी उसकी। समझ आ रही बात की? पहले जब मैंने उसे हीट किया आयरन को कम टेम्परेचर पर, लेट्स सपोज ये 500 पर हीट किया, तो उसका जो कलर था वो ब्राउन था। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसे आप कह रहे कि 600 पर हीट किया, उसका जो कलर था वो क्या था, रेड था। तो मतलब उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, शॉर्टर हो गई। समझ आ रही है बात की? क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? अब वेवलेंथ अब मजीद मैं उस जी वेवलेंथ तो इंक्रीज नहीं होगी, तो अभी रेड की वेवलेंथ अभी ज्यादा बताता होती है। हूँ, अभी बताता हूँ। ये 1000, ये ब्राउन को छोड़ दें आप, मैंने आपको एग्जांपल लेने की बात बताई है। हम रेड से स्टार्ट करते, रेड पे हीट किया, 600 पे किया मैंने तो रेड थी उसकी, ठीक है। लेकिन जब मैंने 1000 पे किया तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ब्लू हो गई। ब्लू कलर उसका शो होने लग गया मुझे। समझ आ रही बात की? यस सर। तो आपको एक बात बताई थी मैंने, विब गायर, विब गायर। ये देखे जो रेड होता है इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, और जो वायलेट होता है इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। अब हमारा जो आयरन का पीस था वो रेड से गया ऑरेंज पे, ऑरेंज से येलो पे, येलो से ग्रीन पे, ग्रीन से वो ब्लू में आया। यानी इसका मतलब कि उसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई और वेवलेंथ क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, और एक वक्त आएगा कि वो हमें सीन ही नहीं होगा, शो ही नहीं होगा। तो वो क्या वक्त आएगा जब वो विजिबल लाइट से ज्यादा की एनर्जी खारिज करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकती हैं, बाकी किसी को नहीं देख सकती। क्लियर ये पॉइंट? सर क्यूब रीजन में चला जाएगा, जी क्यूब रीजन में चला जाएगा। हाँ, मैं अभी वही बताने जा रहा हूँ। ये देखें, लेट्स सपोज मेरे पास ये रीजन मैं बनाए हुए मैंने, ये रीजन है, ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है। ये वेवलेंथ के लिहाज से बना रहा हूं, यहाँ इंक्रीज हो रही है। यहाँ मेरे पास है माइक्रोवेव, ठीक है। यहाँ पे IR है, यहाँ पे UV है इस रीजन में,
यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे आ जाती मेरे पास, आप कह ले के एक्सरे है, यहाँ पे गैमा रेज है। ठीक है, ये विजिबल यहाँ पे आए क्योंकि इसकी एनर्जी यहाँ पे यूवी कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताए माइक्रोवेव की जो एनर्जी सबसे कम होती है, रेडियो वेव की सबसे कम होती है एनर्जी, उसके बाद क्या होती है माइक्रोवेव की कम, फिर आईआर की आ जाती है, फिर विजिबल की आ जाती है, फिर यूवी की आ जाती है, फिर एक्सरे, फिर गैमा रेज। ऐसे ही होता है ना? ये Yes, sir. तो अब मुझे ये बताए, जब मैं हीट कर रहा था तो मेरा आयरन का पीस जो था माइक्रोवेव से यहाँ पे मूव कर रहा था, यहाँ पे मूव कर रहा था, और मुझे शो कौन सी हो रही थी? सिर्फ मुझे शो हो रही थी विजिबल रीजन वाली जो लाइट थी, ये वाला जो रीजन था मेरा। समझ आ रही है ना बात की? अब Yes, sir. इससे मजीद अगर मैं हीट करूंगा तो मेरे जो आयरन का पीस था वो एक्सरे या अल्ट्रावायलेट की रेंज में चला गया, जो मेरी आंखों को नजर नहीं आ रहा। तो इसे मैं क्या कह दूंगा? ये वाइट हो गया है। समझ आई बात की अब? जी, क्लियर ये पॉइंट? सर ये क्लियर है, ठीक है। वो पीछे वाला पॉइंट सर, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कौन सी? जी बताएं। मसलन आपने कहा कि जो लैम्डा मैक्स होते हैं, अगर टेम्परेचर हम ज्यादा करें तो जी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा टाइम एक्सप्लेन करना। बताता हूँ ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप बताएं कि एनर्जी इंक्रीज होती डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। तो एनर्जी इंक्रीज होने से वेवलेंथ डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है? वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो वेवलेंथ फिर किस जानिब जाएगी? शॉर्टर की जानिब जाएगी या लॉन्गर की तरफ जाएगी? यस सर। समझ आई बात की? Short. क्लियर ये पॉइंट? यस जी. सर। अच्छा, इसके कुछ लॉज हैं, मैं जल्दी जल्दी में बताता हूँ। एक है वेन्स लॉ, क्योंकि हमने तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया। वेन्स लॉ पता है क्या कहता है? जो चीज मैंने आपको बताई कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्टर की तरफ चली जाएगी। इसे वेन्स लॉ कहते हैं। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर ये पॉइंट? इसका क्या मतलब है कि अगर ये मेरे पास वेवलेंथ थी, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऐसे होता जाएगा ग्राफ, वेवलेंथ यहां से यहां पे शिफ्ट होती जाएगी। ये वेन्स लॉ कहता है। लैम्डा और एनर्जी के दरमियान या इंटेंसिटी के दरमियान आप ग्राफ ड्रा कर लो, ये वेन्स लॉ कहता है। अब वेन्स लॉ जो था ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो वैलिड था, यानी ये जो शॉर्टर वेवलेंथ थी यहां तक तो ये वैलिड था इस शॉर्ट वेवलेंथ को, लेकिन ये लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक लॉ आता है, वो है रेले जीन लॉ। रेले जीन लॉ, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास लॉ आता है, वो रेले जीन लॉ है। रेले जीन लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है ना वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरिस्पॉन्ड होती है। मतलब कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है ना, वो एक एनर्जी के पैकेट इमिट करती है, पैकेट सॉरी कह रहा हूं कि वो एनर्जी इमिट करती है, और वो मोड ऑफ रेडिएशन कहलाता है। मोड ऑफ रेडिएशन अभी आपको समझ में आ जाती बात। मेरे पास एक ये पीस है, बॉक्स है ये, ठीक है। अगर तो इसमें एक वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ फिट आ रही है, तो इसका जो मोड होगा वो 1/2 kT होगा। जो इसकी एनर्जी होगी वो उसने कहा कि 1/2 kT होगी, ठीक है। अगर इसमें वेवलेंथ आ रही है 2 फीट, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एक की तो ये है, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 की एनर्जी जो होगी वो kT होगी। अगर मेरे पास ये बॉक्स है, इसमें 3 वेवलेंथ अगर फिट है, तो 3 की एनर्जी क्या होगी? 3/2 kT। ये रेलेजेन कहता है कि जो ब्लैक बॉडी की एनर्जी होती है ना, वो वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरिस्पॉन्ड होती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि एक
हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज ये H और H का मॉलिक्यूल है। अब इसको हम कितनी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम 3 डायरेक्शन में से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई और एक जेड डायरेक्शन, एक एक्स, एक वाई और एक जेड डायरेक्शन। तो मतलब कि एक्स कितनी डायरेक्शन के अलोंग मूव कर सकता है? 3 डायरेक्शन के अलोंग मूव कर सकता है। तो जितनी डायरेक्शन के अलोंग एक मॉलिक्यूल मूव करता है उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात की? Yes, sir. तो इसने जो बताया है कि जो हमारे पास जो वेवलेंथ होगी ना ब्लैक बॉडी का जो ग्राफ, वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। ये वेवलेंथ है और ये हमारे पास है रेडिएशन इंटेंसिटी होगी। इसने बताया कि as we move from longer wavelength to shorter wavelength, ठीक है, modes increases and radiation also increases and radiation intensity also increases। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर एक बॉक्स था तो उसमें एक मोड था, मैंने अभी आपको बताया। एक मोड क्या होगा? ये एक मोड है, ये सिंगल मोड है जिसमें एक वेवलेंथ है, ठीक है। जिसमें 2 वेवलेंथ होंगी वो 2 मोड होंगे। अब आप अपने माइंड से सोचे कि जितनी वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी, ये वेवलेंथ शॉर्टर हो रही है ना, ये लॉन्गर वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी, एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। तो रेले चेन भी यही कह रहा है इनडायरेक्टली कि वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी, जितनी एक बॉक्स में एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो एक मोड ये एक मोड है, ये 2 मोड है क्योंकि 2 वेवलेंथ आ गई इसमें। तो यहां से यहां वो कहता है कि एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, एक मोड 2 मोड आ जाएगा, फिर इसमें फिर 3 मोड आ जाएगा, फिर 4, इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। ये बात की समझ में आई या नहीं आई कि इसने ग्राफ कैसे बताया? जी। Yes, sir. तो रेले जीन ये कहता था। अब प्रॉब्लम ये है कि रेले जीन का जो ग्राफ है ना, मैं आलू प्याज लाता हूँ। रेले जीन का जो ग्राफ हमें किस के लिए बताता है? वो जो हमने पहले पढ़ा है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो किसको बता रहा था? शॉर्टर वेवलेंथ को बता रहा था। लेकिन जो रेले जीन का ग्राफ है वो हमें लॉन्गर वेवलेंथ को बताता है कि हाँ जी, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए आपकी बात ठीक है कि जैसे जैसे वेवलेंथ शॉर्टर होती जाती है एनर्जी उसकी इंक्रीज होती जाती है। लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ पे ऐसा सॉरी शॉर्टर वेवलेंथ पे ऐसा नहीं होता कि शॉर्टर वेवलेंथ जितनी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं होता। रेले जीन इसमें फेल हो गया था एक्सप्लेन करने को। अब इसको ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं कहूं कि ये जो इतना हिस्सा जो इसका बताया ये शॉर्टर वेवलेंथ का, ये हमें कौन बताता है? वेन्स लॉ बताता है। और जो इतना हिस्सा हमें बताता है वो कौन बताता है? रेले जीन लॉ बताता है। जो लॉन्गर वेवलेंथ पे हमें एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या है? रेले जीन लॉ। और जो शॉर्टर पे हमें एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या है? वेन लॉ है, ठीक है। अब ये दोनों लॉ में कुछ ना कुछ फॉल्ट था, तो हमें प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की मदद लेनी पड़ी। तो प्लैंक ने क्या कहा कि जो आप बात कर रहे हैं कि ब्लैक बॉडी जी एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट कर रही है, तो ऐसी बात नहीं है। प्लैंक ने कहा, प्लैंक ने कहा कि कोई भी चीज एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट नहीं करती, ठीक है। उसने कहा एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट नहीं करते, यानी ऐसे ऐसे एनर्जी इमिट नहीं कर रहे कंटिन्यूअसली। एटम या मॉलिक्यूल जो एनर्जी इमिट करते हैं पैकेट्स की फॉर्म में इस तरह इमिट करते हैं। अब मैंने कंटिन्यूअसली आपको बताया था कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का फर्क। अब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ मखसूस एनर्जी होगी। इसमें लेट्स सपोज 200 नैनोमीटर की लाइट है, यहां से यहां तक लेट्स सपोज 200 से 800 की लाइट है, यानी इसमें सारी लाइट्स आ जाती हैं 200 से 800, लेकिन इनमें कुछ एनर्जी है। तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि जी आपका जो कहना है कि कंटिन्यूसली ब्लैक बॉडी एनर्जी इमिट करती है तो ये गलत है। ब्लैक बॉडी लाइट को इमिट जरूर करती है, लेकिन वो किस तरह करती है? डिसकंटिन्यूस करती है। समझ आ रही बात की? जी। Yes, sir.
तो अब यहां से इसने एक फार्मूला में दिया था, ये बहुत क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना ये बहुत डीपली है, ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बातें बता रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है। अब एक टॉपिक हम देख रहे हैं ब्लैक बॉडी का, तो टाइम कितना लग चुका है आप अंदाजा लगा लें। hc/kT लैम्डा -1, ये इसने एक फार्मूला दिया था, आप नेट से भी देख सकते। और इसने कहा कि अगर मेरे पास क्या हो, वेवलेंथ क्या हो, स्मॉल हो, इसने कहा कि वेवलेंथ अगर क्या हो, स्मॉल हो, तो ये जो e⁻hc/λ/kT ये होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा 1 से, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये वेन्स लॉ के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वेन्स लॉ स्मॉलर के लिए एप्लीकेबल है। तो मॉडिफिकेशन क्या होगी, अगर तो लैम्डा आपका ये जो फैक्टर है आपका 1 से बड़ा हो तब वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। और अगर आपका ये फैक्टर e⁻hc/λ/kT 1 से छोटा होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो रेले जीन लॉ फॉलो करेगा और वेवलेंथ जो होगी वो लॉन्गर वेवलेंथ होगी, ठीक है। ये इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं यहाँ पे, ब्लैक बॉडी का यही टॉपिक था। आगे हमारे पास है बहुत मजेदार टॉपिक, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ब्लैक बॉडी की समझ आई थोड़ी बहुत या नहीं आई जी? थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आया ब्लैक बॉडी का? आगे हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब एक मेटल पर आप एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाते हैं तो उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट, और उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। पहले तो एक बात इसको समझने के लिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए दरकार होती है। समझ आ रही बात की? यस सर। मेरे पास एक मेटल है, लेट्स सपोज सोडियम का एक मेटल है। तो हमने पढ़ा कि सोडियम की जो लाइट होती है वो 589 पर इमिशन होती है उसकी। तो जब तक मैं 89 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल नहीं करवाऊंगा, सोडियम की लाइट इमिट नहीं होगी, सोडियम के इलेक्ट्रॉन इमिशन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो हमें इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए चाहिए उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, अब वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। लेट्स सपोज के 589 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी पर हमें 20 किलो जॉल की एनर्जी चाहिए थी, तो ये वो एनर्जी होगी जो वर्क फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास ज्यादा आप कह लें कि एनर्जी की वेवलेंथ है, ज्यादा एनर्जी की वेवलेंथ होगी तो वर्क फंक्शन को हम इस तरह लिखते हैं। बेसिकली वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं और ये होता है एच म्यू के इक्वल, ठीक है। ये एच म्यू के इक्वल होता है। अगर तो मेरे पास ज्यादा एनर्जी की लाइट है तो क्या होगा कि वर्क फंक्शन में काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देगी। क्यों ऐड करेंगे, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए थी 20 किलो जॉल, लेकिन मेरे पास थी लाइट 25 किलो जॉल की। जब मैंने मेटल के ऊपर फॉल करवाई वो लाइट 25 किलो जॉल की, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इमिशन हो जाएगी। जो 5 किलो जॉल की एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देगी। समझ आ रही बात की? तो इसलिए मैं काइनेटिक एनर्जी उसमें ऐड कर दूंगा टोटल लाइट की एनर्जी में। जी ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं?
किसी को कंफ्यूजन हो तो बताएं। जी क्लियर है ये पॉइंट? सर आ गई है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक वर्क फंक्शन, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक आ जाती फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब फोटॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जब वो मूव करते हैं टुवर्ड्स ए नोड, तो जो करंट जनरेट होता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? ये मेरे पास एक बैटरी थी, मैंने इसको एक वोल्टमीटर से जोड़ा और यहाँ पे आके ये मेरे पास है कैथोड, कैथोड की मैंने कोटिंग की हुई है, ठीक है। और ये मेरे पास है ये वाला पार्ट जो है एनोड है। अब जब इसको, ये बैटरी का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जब इसको मैं एक बैटरी के साथ जोड़ता हूं तो आपको पता है कि थोड़ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन के थोड़ से एनोड की तरफ मूव करते हैं तो जो करंट जनरेट होता है उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर ये पॉइंट? जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कि थोड़ से एनोड की तरफ, जो करंट जनरेट होता है उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहते हैं कि जी आपके पास एक तो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी का होना जरूरी है इलेक्ट्रॉन को जब आप इजेक्ट करवाते हैं, दूसरा आपके पास वर्क फंक्शन हो। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की समझ आई? इसमें कोई बात पूछनी है तो बताएं। समझ आ गई। ये मैं आपको ना डेरिवेशन नहीं इसकी करवा रहा, ठीक है, डेरिवेशन करवाएंगे तो टाइम बहुत शॉर्ट है, लेंथी है ये सारी चीजें। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता था? ये कहता है कि हम साइमल्टेनियसली किसी भी चीज की, यानी स्मॉलर पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते, पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते एक साथ। क्यों नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब मैं क्या करता हूँ, एक इंसिडेंट फोटान इसके ऊपर फॉल करवाता हूँ, फोटान। अब मुझे पता है फोटान की एनर्जी कितनी है, लेट्स सपोज फोटान की एनर्जी 10 किलो जूल। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन, एक एटम में था, शेल में रिवॉल्व कर रहा था ये इलेक्ट्रॉन, जब इसके ऊपर फॉल करवाई तो मुझे क्या चीज मालूम हो गई कि पोजीशन तो मुझे पता चल गई कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन इस जगह पर मौजूद है। समझ आ रही बात की? यस सर। लेकिन आपको नहीं लगता कि फोटान जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा? यस सर, और मोमेंटम गेन करेगा। जी। तो जब फोटान इसके साथ कोलाइड करेगा वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, फिर क्या होगा कि हमारे पास कम एनर्जी वाला फोटान डिटेक्टर में आ जाएगा। डिटेक्टर में क्या होगा, कम एनर्जी वाला फोटान आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा तो आपको पता है कि मोमेंटम वो गेन करेगा, मास और वेलोसिटी। जब एनर्जी गेन करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले जिस मोमेंटम से मूव कर रहा था अब वो उस मोमेंटम से मूव नहीं कर रहा, उसका मोमेंटम चेंज हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि हम एक वक्त में एक ही चीज फाइंड कर सकते, या तो पोजीशन फाइंड कर लें या उसका मोमेंटम फाइंड कर लें, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली हम दो चीजों को डिटरमाइन नहीं कर सकते। जी, तो हेजनबर्ग का प्रिंसिपल ये था, और इसका जो फार्मूला है डेल एक्स डेल पी इक्वल और ग्रेटर, और इसने ये कहा था कि पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है वो h/4 पाई के इक्वल या ग्रेटर हो सकती है। h जो है प्लांक कांस्टेंट है, ये आपको पता है। ठीक है, ये अब सर जी
अच्छा सर, जो फोटॉन मसलन फॉल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो वो एनर्जी जो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी, जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ही होती है ना जब वो मूव कर रहा होता है। जी जी, तो वो इंक्रीज हो जाएगी ना हाँ फोटॉन जी। के कोलाइड के तो अंदर। बेसिकली पता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मास और वेलोसिटी का मल्टीपल होता है। जब उसे एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी ये होती है ना 1/2 mv²। अब इसमें आप प्रूव करके दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। 1/2 m²v/2m लिख सकते हैं इसे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv²। इनडायरेक्टली क्या चेंज हो रही है हमारे पास, p²/2m। समझ आ रही बात की कैसे है फार्मूला? ये मोमेंटम है ना, मैंने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी है। इसे अगर मैं ऐसे लिखूंगा m²v²/2m, तो ये दोबारा से काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। क्लियर ये पॉइंट? तो मतलब कहने का है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डायरेक्टली मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक। अच्छा, एक बात आती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते? कोई किसी को इसका आंसर पता हो जी? सर इसलिए कि वो एक फिक्स ऑर्बिट में कर रहे होते हैं, मूव कर रहा होता है नहीं, देखिए, इलेक्ट्रॉन। अगर अगर हम भागते जाएंगे, हम अपनी मिसाल ले लें, एक वक्त आएगा हम थक जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरते? सर एक ऑर्बिट में रहते हुए ना तो वो एनर्जी जज़ब करता है ना इवॉल्व करता है, जो उसकी एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों, क्वांटाइज्ड क्यों होती है एनर्जी? किसके पीछे कोई रीजन होगी ना, लॉजिक तो होगा डेफिनेटली। बोहर का मॉडल पढ़ा है आप लोगों ने? जी सर। तो चलें आज हम सर उसे। नील बोर हाँ, सर नील नील। बोर ने यही कहा था कि इनके स्पेशल जो होते हैं ऑर्बिट्स होते हैं, और वो उसी ऑर्बिट में मूव करता रहता है इलेक्ट्रॉन। जब अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तो उसको एनर्जी इमिट करनी पड़ती है। यानी अगर वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और अगर हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा। क्यों, ऐसा क्यों तो होता है? दैट्स वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ मूव करते हैं इसलिए। चले मैं बताता हूँ। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स इक्वल होती है। ये किन्होंने ये वाला बताया तो है? पॉइंट मरियम। ठीक बता रही हैं, पहले मैंने इन्हें पढ़ाया हुआ है वैसे। चलें। अच्छा, पता है क्या है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो एक बात याद रखेंगे कि उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है। ऐसे है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी चेंज होने से उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज होता है। और चेंज इन एक्सेलरेशन का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ फोर्स प्रोड्यूस होती है। समझ आ रही बात की? इलेक्ट्रॉन जब ऐसे मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी चेंज इटसेल्फ नहीं हो रही होती, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। और आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तो फिर भी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन इधर था। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। आपको मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलेट करता है तो वो एक फोर्स या फील्ड पैदा करता है जिसे हम कहते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर ये बात? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो कौन सी फोर्स प्रोड्यूस करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तौर पर ये एक्ट कर रही होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पता है ना आपको कि एक नेगेटिव चार्ज के दरमियान और एक पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, या दो अपोजिट या सेम चार्जेस के दरमियान।
तो इलेक्ट्रॉन फोर्स प्रोड्यूस करता है, और वो जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो एक्ट कर रही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं गिर पाता। हमारी जो जमीन है ये आपको पता है कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहा है। क्यों गर्दिश कर रहा है? क्योंकि इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाती है। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जितनी अट्रैक्शन थी, वो जितना इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था, और जितनी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन थी, वो दोनों बैलेंस हो जाती हैं। तब जाकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्सेस है वो बैलेंस हो जाती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन शो करता है। क्लियर ये पॉइंट? अब सर इसको थोड़ा सा रिपीट कर ले पाएंगे? इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो कौन सी फोर्स प्रोड्यूस करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों आपस में बराबर होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता। क्लियर? ठीक हो। ये बोहर का मॉडल भी यही कहता है। उसने जो बताया था रदरफोर्ड, कि जी रदरफोर्ड ने कहा था न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन बोहर ने कहा था नहीं गिरता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे स्पेक्ट्रम आ जाता है हमारे पास। स्पेक्ट्रम आपको पता है कि जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में से पास करती है तब वो अपने कंपोनेंट में सेपरेट हो जाती है। व्हाइट लाइट प्रिज्म में से जब पास करती है तो वो अपने कंपोनेंट में सेपरेट हो जाती है। तो जो चीज हमें ऑब्टेन होती है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम की जो होती है हमारे पास टाइप्स होती हैं। स्पेक्ट्रम की टाइप्स होती है, एक तो होता है लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और दूसरा होता है हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ये मैंने अभी पहले आपको बता भी दिया है, इससे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, आई थिंक सो। लाइन क्या होता है? जो एटम बनाते हैं, ठीक है, और सोडियम की एग्जांपल है। इसमें आ जाता है इमिशन भी आ जाता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये हम भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस सन का होता है, ये आपको बता दिया। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछें। सर आज की क्लास कब तक होगी? क्लास 3:30 बजे तक होगी। समझ आ रही है? क्लियर है ये पॉइंट? अब हम चलते थोड़ी सी एडवांस लेवल क्वांटम पर। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर क्या चीज होती है? फिजिकल केमिस्ट्री है यहाँ पे किसी की? यस सर। आमिर अब्बास आपकी है? अच्छा, और बाकी किसी की भी नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री? चलें, ऑपरेटर क्या चीज होती है कि ये एक मैथमेटिकली इंस्ट्रक्शन होती है जो हम एक फंक्शन पर लगाते हैं, और उससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? दूसरा फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं। समझें इस बात को। मेरे पास पहले ऑपरेटर का फार्मूला देखें। ऑपरेटर ये होता है, ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो हम अनदर फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, अनदर फंक्शन। मतलब क्या है कि ऑपरेटर को लगाने से एक फंक्शन के ऊपर हमें एक नया फंक्शन मिल जाता है। इसकी डेफिनेशन समझ आई तो एग्जांपल भी समझते हैं। मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, लेट्स सपोज ये इसकी वैल्यू है 2।
2x है या 2x लगा लें, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि इसके ऊपर मैं फंक्शन लगाऊं d/dx। ये डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं है? ये डेरिवेटिव होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ये चीज है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या था, ऑपरेटर था, ये मेरे पास एक फंक्शन है। अब देखिएगा, मैं लगाता हूं ये ऑपरेटर को इस फंक्शन पर लगाता हूं f(x) पर। तो दोनों साइड पे मैंने क्या कर दिया, ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया 2x पे। अब 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 होता है, ये बात याद। तो मुझे क्या मिला, मैंने फंक्शन पे एक ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, तो मुझे एक नया फंक्शन मिल गया है। तो मतलब ऑपरेटर क्या चीज है, आप जमा माइनस ये सब्ट्रैक्ट एडिशन ये कर रहे होते, ये सभी ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपको कह दूं कि 5 और 3 ये दो मेरे पास फंक्शन है, तो आपने इस पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाना है। तो आप क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ये देखें, ये मैंने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, ये दो मेरे पास फंक्शन थे, तो इनको अप्लाई करने से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो जो नया आया वो मेरे पास क्या आया है, फंक्शन आया है। समझ आई बात की? जी, ऑपरेटर की समझ आई? यस सर। ठीक है, ये तो बेसिक एक डेफिनेशन थी। अब आ जाते हैं कम्यूटेटर ऑपरेटर क्या होते हैं। कम्यूटेटर ऑपरेटर की ना एक वो, ये मीटिंग एंड हो जाएगी 2 मिनट बाद, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास 3:30 बजे एंड होगी। कम्यूटेटर पता क्या होते हैं, आपने कम्यूटेशन पढ़ी होगी, a+b मैथ में पढ़ी होगी, b+a कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटर क्वांटम में क्या होती है कि अगर मेरे पास दो चीजें हों और उन्हें मैं साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकूं, तो वो आपस में कम्यूटेटर होंगी, कम्यूट करेंगी आपस में। मुझे ये बात बताएं कि पोजीशन और मोमेंटम, क्या ये एक साथ डिटरमाइन हो सकते हैं? नो सर। तो ये क्या होंगे, नॉन कम्यूटेटर होंगे। ये क्या होंगे? अब मुझे ये बताएं, टाइम और मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन कर सकते हैं? जी यस सर। कर सकते हैं या नहीं? और मोमेंटम या टाइम और स्पीड, यस सर। तो ये क्या होंगे कर आपस सकते में? कम्यूटेट। कम्यूटेटर। ये बात समझ में आई कम्यूटेटर और नॉन कम्यूटेटर की? यस सर। आज हमारा इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो हम देखते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये मीटिंग एंड हो जाए फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं।